आज की वीडियो में करेंगे सेल ऑफ एसेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाम से पता चल रहा है कि कोई एसेट परचेज की गई थी साइंटिफिक रिसर्च करने के पर्पस से, तो उस एसेट को बेचना है और उसके रिगार्डिंग क्या क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रोविजंस हैं, आज की वीडियो में ये कवर करेंगे। तो बोला गया है सबसे पहले कि अगर कोई असेसी परचेज करता है कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए और रिलेटेड टू इट्स बिजनेस, जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि वो बिजनेस कर रहा है और उसको एक साइंटिफिक रिसर्च करनी है और उस साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए वो एक एसेट परचेज कर रहा है, तो अब जो भी एक्सपेंडिचर वो उस एसेट को परचेज करने में करेगा वो सेक्शन 35 में डिडक्टिबल होगा। हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत जो हमारा सेक्शन 35 आता है, 35 आता है, उसके अंतर्गत अगर आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए एसेट परचेज करते हैं तो उसकी आपको फुल्ली डिडक्शन मिल जाती है 100% की। इफ सच एसेट सीजेस टू बी ऑफ एनी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस, एसेसी कैन सेल इट। अगर वो एसेट जब हम असेसी ने साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर ली, उसके बाद या तो असेसी उस एसेट को बेच देगा, उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन, या तो असेसी उस एसेट को बेच देगा, क्यों? क्योंकि अब रिसर्च कंप्लीट हो गई है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये रहता है कि वो उसी एसेट को दूसरे पर्पसेस के लिए, दूसरे बिजनेस पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकता है। तो अब दोनों ही कंडीशंस में हमारे क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम स्टडी करेंगे। टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमको कंसीडर करना चाहिए कि एसेट को हमको इमीडिएटली बेच देना चाहिए यूज़ करने के बाद, या फिर हम उसको बाद में बेचें, कुछ टाइम उसको दूसरे बिजनेस पर्पसेस में यूज़ करने के बाद बेचें। दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सेलिंग द असेट विदाउट यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पसेस, मतलब असेसी उस एसेट को बेच रहा है बिना बिजनेस पर्पसेस बिना बिजनेस पर्पस के यूज़ के, यानी कि उसने उस एसेट को दूसरे किसी भी बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करा और उसको वो साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो अब सेलिंग प्राइस अप टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि जितने की उसने वो एसेट खरीदी थी उतने तक का जो अमाउंट होगा उसको हम डीम्ड बिजनेस इनकम बोलेंगे। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। और ये डीम्ड बिजनेस इनकम हमारी आती है सेक्शन 41 सबसेक्शन 3, याद रखेंगे। इफ सेलिंग प्राइस एक्सीड द कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है तो जितनी भी ज़्यादा अमाउंट होगी, कॉस्ट से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी ज़्यादा, वो कैपिटल गेन कहलाएगी। और कैपिटल गेन को हम सेक्शन 50A के अंतर्गत जो भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तो हमने इसके बारे में थ्योरेटिकल पढ़ा, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं। तो बोला गया है ए कैपिटल एसेट वाज परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख। जून 2013 में एक एसेट परचेज की गई थी 2 लाख रुपए की साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस से। तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा कि सेक्शन 35 में हमको डिडक्शन मिल जाएगी। तो डिडक्शन मिल गई 2 लाख की 2013 से 14 वाले ईयर में। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 में क्या हुआ, उस एसेट को बेच दिया गया 2.5 लाख रुपए में। अब आप देख रहे हैं 2 लाख की परचेज की गई थी 2013 से 14 वाले ईयर में, जिसकी डिडक्शन भी असेसी को मिल गई थी। अब 2020 और 21 की बात हो रही है जिसमें असेसी उसी एसेट को बेच रहा है 2.5 लाख रुपए में, यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। तो यहाँ पे 50,000 क्या है, एक तरीके का कैपिटल गेन है।
लेकिन हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो विदाउट यूजिंग इट इन दी बिजनेस फॉर एनी अदर पर्पस, यानी कि असेसी ने उस एसेट को इमीडिएटली रिसर्च कंप्लीट करने के बाद बेच दिया। असेसी ने उस एसेट को किसी दूसरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करा। तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हमको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं 2013-14 में ली थी और बेची कब? 20-21 में। इसका मतलब 3 साल से ऊपर की बात है, तो इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और हम जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 2013 और 14 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था? 220। 2020 और 21 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 301। तो इसको हम यूज़ करेंगे हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आप देखिए, बिजनेस इनकम, जैसा कि हमने बताया कि जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट होगी वो तो बिजनेस इनकम ही कहलाएगी। 2 लाख तो आपके बिजनेस इनकम में ही जाएंगे। और हमको कैलकुलेट करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी आपकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए वो लोगे, और जिस साल आप एसेट बेच रहे हो उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 301। तो 301 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे जिस साल आपने वो एसेट खरीदी थी उसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से, यानी कि 220 2013-14 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 2,73,636 और बेची कितनी? 2.5 लाख की। इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ इस केस में। इस केस में क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 23,636 का। तो ये हमारे प्रोविज़न है कि असेसी ने जो है बिना बिजनेस, किसी दूसरे बिजनेस पर्पसेस के यूज़ किए बिना एसेट को सेल किया, और इस तरीके से आप कंप्यूटेशन करेंगे। दूसरा जो केस आता है इसी के अंतर्गत वो आता है सेलिंग द एसेट आफ्टर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, कि हम बेच रहे हैं एसेट को, लेकिन हम उस एसेट को किसी दूसरे बिजनेस पर्पसेस में यूज करने के बाद बेच रहे हैं। तो इफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसेसी इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर सम टाइम, मतलब हमने उस एसेट को किसी अदर बिजनेस पर्पसेस के लिए कुछ टाइम तक यूज करा साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट होने के बाद, और फिर हम उस एसेट को बेच रहे हैं, तो जो भी उस सेलिंग एसेट का जो सेलिंग प्राइस होगा, जितने में भी हम उसको बेच रहे हैं, वो आपका डीम्ड इनकम नहीं कहलाएगा। जैसे कि ऊपर वाले केस में था, ऊपर वाले केस में डीम्ड इनकम कहला रहा था, लेकिन इस केस में डीम्ड इनकम नहीं कहलाएगा। हमारा सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत हम इसको नहीं ट्रीट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे फिर? बट द सेलिंग प्राइस इज डिडक्टेड फ्रॉम द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, कि हम उस सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट के WDV से, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू। ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? जो भी सिमिलर नेचर की एसेट्स होती है ना, हम उसके ब्लॉक्स बना देते हैं। लाइक अगर एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम प्लांट एंड मशीनरी का एक अलग ब्लॉक बना देंगे। लाइक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का एक अलग ब्लॉक ऑफ एसेट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब बात हो रही है किसी एसेट की, तो वो एसेट जिस भी ब्लॉक ऑफ एसेट की होगी उसमें से हम उसके WDV में से उसको माइनस करेंगे, जिससे क्या होगा? दिस विल रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, रिड्यूस हो जाएगी उस ईयर के लिए, और आपके पास ज़्यादा पैसा होगा। तो लेकिन एक बात और बोली गई है कि टैक्स लाइबिलिटी फ्यूचर में बढ़ जाएगी इस केस में, ठीक है। बाकी हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है, असेसी ने परचेज किया, वही मशीन खरीदी साइंटिफिक रिसर्च के लिए 2.5 लाख रुपए की, और उसने डिडक्शन क्लेम कर ली 35 अंडर सेक्शन 35 में 2.5 लाख की, और वही जो अभी हमने केस पढ़ा था। और 2013 से 14 की बात की जा रही है, तब की बात है ये, उसने डिडक्शन क्लेम कर ली। लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 में क्या हुआ? 2022-2021 में साइंटिफिक रिसर्च आपका कंप्लीट हो गया और मशीन की अब कोई ज़रूरत नहीं है उस पर्पज़ के लिए। तो अब असेसी के पास वही
ऑप्शन बचता है, या तो एसएससी उसको बेच दे 1 लाख रुपए की, या फिर उसको कुछ टाइम के लिए यूज करे। तो अब फ्रॉम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सजेस्ट करना है कि उस एसएससी को क्या करना चाहिए इस टाइम पर। क्या उसको ऐसे ही इमीडिएटली बेच देना चाहिए, या उसको रुकना चाहिए, उस एसेट को किसी और बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। तो वो हम कैसे बताएंगे उसको। तो यहाँ पे WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट गिवन है। 1 अप्रैल 2020 में 6 लाख रुपए का आपका ब्लॉक ऑफ एसेट था, यानी कि मशीन का ब्लॉक ऑफ एसेट की बात हो रही है। और असेसी इज लाइबल टू पे टैक्स, जो है असेसी को 26% भरना है, और बेसिकली डेप्रिसिएशन 15% का लगता है, हम जानते ही हैं। और मशीन जो है सोल्ड की गई 2021 से 22 1 लाख रुपए की, मतलब उसने बेच दी। अगर बेच दी, उसने बोला इफ़ दी मशीन अगर बेच दी जाती है 2021 से 22 में 1 लाख की, तो कैलकुलेट करें इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन फॉर दी असेसमेंट ईयर 2022 से 23 और 23 से 24 का। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से बताया गया है कि अगर असेसी क्या करता है, पहला केस, असेसी क्या कर रहा है, उस एसेट को किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा, तो अगर वो इमीडिएटली बेच रहा है तो 1 लाख रुपए की अगर वो बेच रहा है तो 26% का उसको टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि आया 26,000। और अगर टैक्स लाइबिलिटी कब हो रही है, सेल ऑफ एसेट आफ्टर यूजिंग इट, मतलब वो किसी दूसरे बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है, तो कैसे आप टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है WDV ऑफ मशीन्स, जैसा कि बताया ना क्वेश्चन में 6 लाख रुपए आपको गिवन है, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, है ना। तो ये गिवन है 6 लाख, एंड उसके बाद वही हमारा 15% लेस कर देंगे 2022 से 23 में, तो 6 लाख का 15% 90,000, 6 लाख में से 90,000 गए, 5,10,000, और इसी तरीके से 23-24 का आ जाएगा। फिर जो भी मशीन यूज़ की गई साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो भी कॉस्ट आई, तो जो है उसका यहाँ पे नील बताया गया है। और सेलिंग प्राइस हम जानते हैं बेची कब है, यहाँ पे हमें जो है 1 लाख रुपए की बताई गई है, 1 लाख रुपए में अगर बेची है। उसके बाद जब हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वही यहाँ पे निकल करके आ रहा है ना, 6 लाख में से 90,000 गया, तो यानी कि डेप्रिसिएशन 15% लगा, 6 लाख में से 90,000 गया तो कितना आया, 5,10,000 WDV। ये जो ऊपर अमाउंट थी ना WDV वाली, ये ऐसे कैलकुलेट करनी है, आप ध्यान रखेंगे। ये जो अमाउंट है ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख का आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, WDV 15% का आपने यहाँ पे टैक्स लगाया 90,000, 5,10,000 आ गया, ये रहा आपका 5,10,000 इस साल के लिए। फिर क्योंकि 1 लाख रुपए हम यहाँ पे मशीन के भी ले रहे हैं, तो इसमें से हम इसको डिडक्ट करेंगे तो आया 4,10,000। फिर 4,10,000 का जब आप 15% निकालोगे तो वो आएगा आपका 61,500। 4,10,000 में से जब आपने ये माइनस करा तो आपका आया 348,500, जो कि आपका 23-24 के लिए हो गया WDV। फिर क्या कर रहे हैं आप, फिर वही 348,500 का 15% निकालोगे तो आपका 52,275 आएगा। फिर माइनस करोगे तो ये आपकी WDV आ गया, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू जो है आगे मशीन्स की। चलो यहाँ तक तो हमारा हो गया क्लियर। आगे कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन विदाउट सेल ऑफ मशीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कि अब हमको डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आपको डेप्रिसिएशन इफेक्ट कंप्यूट करना है, कि आप क्या कर रहे हो, आप बेच नहीं रहे मशीन को, आपको अब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। और कब का करना है, यहाँ पे हमें ईयर भी गिवन है, ये देखिए ये रहे आपकी ईयर्स, या इन ईयर्स का हमको मतलब करना है 2022, 23 और 23, 24 का। तो देखते हैं, तो 22, 23 में हमारा जो WDV था वो 5,10,000 निकल करके आया था, जैसे कि आप देख सकते हो, ये 1 मिनट, ये रहा, है ना। और इसका जो है WDV ऑफ मशीन निकल करके आया 5,10,000,
और आप इस अमाउंट में कंफ्यूज मत होना, ये वाली अमाउंट है, आप सोचो कि वहाँ तो कुछ और लिखा है और यहाँ पे कुछ और लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या अंतर है मैं वो आपको बता देती हूँ। क्योंकि इस कैलकुलेशन में हमने इस 1 लाख को कंसीडर किया था। क्यों किया था? क्योंकि हम सेल कर रहे थे एसेट की। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, हमारी जो है सेल नहीं हो रही, विदाउट सेल है, ठीक है, विदाउट सेल है। इसका मतलब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे सीधा 5,10,000 का 15% निकाल के माइनस करके ये वाली अमाउंट आई है, ठीक है। तो इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे 1 लाख लिया था, माइनस किया था, जब जाके कुछ और अमाउंट आई थी। यहाँ पे क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे इसीलिए वो 1 लाख नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने क्या करा, 5,10,000 का 15% निकाला, 76,500 आया। 5,10,000 में से 76,500 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 4,33,500। फिर उसका वही 4,33,500 का क्या करोगे, फिर से 15% और ये आपकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इफेक्ट बताया हमने यहाँ पे। एंड अब हमें क्या गिवन है कि ऑन सेल ऑफ, अब कंक्लूजन क्या निकला इस कैलकुलेशन का वो पढ़ते हैं। तो ऑन सेल ऑफ मशीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर हम साइंटिफिक रिसर्च वाली जो मशीन है उसको हम बेच रहे हैं 1 लाख की, तो डेप्रिसिएशन 22-23 का जो है वो रिड्यूस हो गया बाय 76,500 माइनस 61,500। देखिए यहाँ पे हमें 61,500 था ना, ये रहा, और यहाँ पे कितना है 76,500। तो बेचने पर हमारा डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको बेच नहीं रहे तो हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है। तो ये कंक्लूजन निकल रहा है, 15,000 का हमको क्या हो रहा है, एक तरीके से डेप्रिसिएशन ज़्यादा पे लग रहा है ना, बिना बेचे। एंड फॉर दी असेसमेंट ईयर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पहले आपका देखिए कम लग रहा था डेप्रिसिएशन, 52,275 लग रहा था, और बिना बेचे आपका कितना लग रहा है, 65,025 लग रहा है। तो यहाँ पे भी क्या रिजल्ट निकल करके आया कि आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी इससे इंक्रीज हो रही है बेचने की वजह से। आई मीन जो है रिजल्टिंग इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, मतलब आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो ये क्वेश्चन था इसका, और आई होप साइंटिफिक रिसर्च का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।